हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGSU SP क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर नंबर 4 है, लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्लास के अंदर हम उन सारे टॉपिक्स को एक महामैराथन क्लास के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और आपको इस क्लास के द्वारा लगभग 80 से 90% तक क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है और विशेषकर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए जो भी विद्यार्थी है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास को अच्छे से देखें और आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले आपको पहला प्रश्न है कि भाषा की संकल्पना, अर्थ व प्रकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। भाषा अर्जन एवं भाषा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाषा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण माध्यम होता है। यानी जो भाषा होती है वो क्या होता है, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है वो क्या होती है, भाषा होती है। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, भाषा केवल बोलने या लिखने का साधन नहीं होता बल्कि सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक संरक्षण तथा ज्ञान विकास का आधार भी मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा का विशेष महत्व है क्योंकि शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया भाषा पर आधारित मानी जाती है। अतः भाषा की संकल्पना, अर्थ, प्रकृति तथा भाषा अर्जन एवं भाषा विकास की प्रक्रिया को समझना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो भाषा वे संगठित और व्यवस्थित प्रतीक प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करता है। ये ध्वनियाँ, शब्दों, संकेतों और प्रतीकों का एक सामाजिक रूप से स्वीकृत तंत्र मानी जाती है। फिर अगला पॉइंट है विद्यार्थियों कि भाषा की संकल्पना को कुछ विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हेनरी स्वीट के अनुसार। हेनरी स्वीट क्या कहते हैं कि भाषा ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति मानी जाती है। दूसरा है कि ब्लूमफील्ड के भाषा ने क्या कहा है, तो मानव व्यवहार का एक विशेष रूप माना है जिसके द्वारा व्यक्ति परस्पर प्रतिक्रिया करता है। फिर नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, तो नोम चॉम्स्की यही कहते हैं कि भाषा एक ऐसी सृजनात्मक प्रणाली है जिसमें सीमित नियमों के आधार पर अनंत वाक्य निर्मित किए जा सकते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक व्यवस्थित, नियमबद्ध और सृजनात्मक प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए कि भाषा का अर्थ क्या है, तो ये जो नंबर दे रखा है आपके लिए 9983063281, तो आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। आपको इसके माध्यम से या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके माध्यम से आप इसकी PDF ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और नेक्स्ट आपके लिए जो बीएड के सेकेंड सेमेस्टर होंगे उनके लिए भी आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। PDF के माध्यम से, क्लासेज के माध्यम से हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं जिनसे आपको परीक्षा के अंदर बेस्ट अंक नहीं बनते बल्कि आपके बहुत ही ज़्यादा आपको उपयोगी फायदे सिद्ध होते रहते हैं। फिर बात करते हैं भाषा के अर्थ की, तो भाषा शब्द संस्कृत धातु भाष शब्द से बनना जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त करना। तो सामान्य अर्थ में भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावना और इच्छाओं को व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, भाषा का अर्थ कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है जिसके अंदर संचार का माध्यम हो गया, यानी भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। सामाजिक अनुकरण की बात करें तो ये समाज में संबंध स्थापित करने का माध्यम माना जाता है। ज्ञान का आधार क्या है, तो शिक्षा, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति का विकास भाषा के माध्यम से माना जाता है। फिर संस्कृति की वाह की बात करें तो भाषा किसी भी समाज की पारंपरिक परंपराओं और मूल्यों को सुरक्षित रखती है। फिर आता है भाषा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लैंग्वेज। क्या है भाषा की प्रकृति, तो भाषा की प्रकृति को कुछ विशेषताएं सबसे पहले आता है सामाजिक प्रकृति। इसके अंदर भाषा समाज में जन्म लेती है और समाज में विकसित होती है। यदि व्यक्ति समाज से अलग हो जाए तो भाषा की विकास संभव नहीं होता है। दूसरा है अर्जित या सीखी हुई प्रकृति। क्या है, तो भाषा जन्मजात नहीं होती बल्कि उसे वातावरण के संपर्क में आकर सीखा जाता है। बालक अपने परिवार और परिवेश से भाषा सीखता है। विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट है प्रतीकात्मकता। तो भाषा शब्दों और ध्वनियों के रूप में प्रतीकों का उपयोग करती है। ये प्रतीक मनमाने होते हैं, अर्थात शब्द और इसके अर्थ में स्वाभाविक संबंध नहीं होता। चौथा पॉइंट क्या है, परिवर्तनशीलता, यानी भाषा समय, स्थान,
परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा में अनेक शब्द समय के साथ परिवर्तित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए सृजनात्मकता, यानी भाषा में सीमित नियमों के आधार पर अनंत वाक्य बनाए जा सकते हैं। ये भाषा की सृजनात्मकता शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट आपके लिए है कि नियमबद्धता। क्या होता है नियमबद्धता? तो भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्दों का संयोजन किया जाता है विद्यार्थियों। फिर सातवां पॉइंट है मौखिक एवं लिखित रूप। भाषा का विकास पहले मौखिक रूप में हुआ, बाद में लिखित रूप में माना गया था। फिर आठवां पॉइंट आता है आपके लिए सांस्कृतिक प्रकृति। तो भाषा किसी समाज की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को अभिव्यक्त करने का साधन मानी जाती है। भाषा अर्जन क्या होता है? तो लैंग्वेज। तो भाषा अर्जन से तात्पर्य उस स्वाभाविक प्रक्रिया से जिसके द्वारा बालक अपनी मातृभाषा सीखता है। ये प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होकर क्रम से विकसित होती जाती है। फिर आता है भाषा अर्जन के प्रमुख सिद्धांत कौन से? पहला सिद्धांत होता है व्यवहारवादी सिद्धांत। इसके प्रमुख प्रवर्तक B.F. स्किनर। इनके अनुसार भाषा अर्जन अनुकरण तथा पुनर्बदन के माध्यम से होता है। बालक बड़ों की भाषा का अनुकरण करता है और सही प्रयोग पर उसे प्रोत्साहन मिलता है। जन्मजात सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक नोम चॉम्स्की है। इनके अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। उन्होंने लैंग्वेज डिवाइस LID की अवधारणा प्रस्तुत की थी। फिर तीसरा पॉइंट है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसके अंदर जीन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है भाषा की उत्पत्ति या विकसित मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए चौथा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विद्यार्थियों, साइको कल्चरल थ्योरी। ये लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। फिर आती है भाषा अर्जन की अवस्थाएं। तो इसके अंदर आपको पहला पॉइंट है पूर्व भाषिक अवस्था, जो कि 0 से 1 वर्ष होती है। बालक ध्वनियां निकालता है जैसे कूइंग, बबलिंग। दूसरा एक शब्द अवस्था यानी 1 से 2 वर्ष के अंदर मध्य, जिसके अंदर बालक एक शब्द से पूरा अर्थ व्यक्त करता है जैसे मम्मी, पानी। 2 शब्द अवस्था 2 से 3 वर्ष, बालक 2 शब्दों को जोड़कर बोलता है जैसे मम्मी लाओ, पानी दो। या वाक्य निर्माण अवस्था जो कि 3 वर्ष के बाद में होती है, बालक छोटे छोटे वाक्य बनाने लगता है। उसके बाद अगर बात करें 5 नंबर पॉइंट आपके लिए होता है भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या होता है भाषा विकास? तो भाषा विकास तात्पर्य भाषा के क्रमिक परिष्कार और विस्तार से। ये केवल बोलना सीखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि शब्दावली, व्याकरण, अभिव्यक्ति शक्ति और संप्रेषण कौशल के माध्यम से विकसित होती है। भाषा विकास के प्रमुख आयाम की बात करें तो ध्वन्यात्मक विकास होता है, शब्दावली विकास हो गया, व्याकरणिक विकास हो गया, अर्थगत विकास हो गया और प्राग्मेटिक विकास भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कार्य कौन से? पहला पॉइंट है परिवार का वातावरण, दूसरा विद्यालय का वातावरण, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, चौथा बौद्धिक स्तर, पांचवा मीडिया और तकनीक। ये सब इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 8वां पॉइंट आता है शिक्षा में भाषा का महत्व है। तो शिक्षण अधिगम की आधारशिला भाषा है और भाषा के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण संभव होता है। बहुभाषिक समाज में भाषा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। भाषा रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगर निष्कर्ष की बात करें तो भाषा मानव जीवन के आधारभूत आवश्यकता है। यह केवल संचार का साधन नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का माध्यम भी है। भाषा की प्रकृति सामाजिक और सृजनात्मक और परिवर्तनशील है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक एवं कर्मिक प्रक्रिया जो अनुकरण, सामाजिक संपर्क और जन्मजात क्षमता के संयुक्त प्रभाव से विकसित होती है। भाषा विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो उचित वातावरण, शिक्षण और संयुक्त अभ्यास से समृद्धशाली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि भाषा की त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की व्याख्या कीजिए, इसके गुण एवं दोषों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बार बार क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि आप 2 से 3 हजार लोग देख तो लेते हो या ज्यादा भी देख लेते हो, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम होती है। मात्र 10% भी लोग विद्यार्थी लाइक नहीं करते। पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते, क्या उसके अंदर पैसा लगता है, आपका कोई प्रकार का खर्चा लगता है? तो आप लाइक करने के अंदर, कमेंट करने के अंदर कंजूसी मत किया करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होता है कि आपको हर अपडेट्स ताकि आने वाली क्लासेज आपके लिए उपलब्ध हो सके और जो भी आगे नेक्स्ट सेमेस्टर होंगे उसके अंदर भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अगर आपको उपलब्ध करवाना है तो आप हमारा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तभी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध करवा सकेंगे। नेक्स्ट आपके लिए इसका उत्तर होगा कि भारत एक बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां प्रचलित है। इस भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय और शैक्षिक विकास के उद्देश्य से त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया। यह सूत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यवस्था में भाषा संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। त्रिभाषा सूत्र की उत्पत्ति तो त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा 1956 में की गई। बाद में इसे कोठारी आयोग 1964-66 में विस्तार से स्पष्ट किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा NEP 2020 में त्रिभाषा सूत्र को विभिन्न रूपों में पुनः बदल दिया गया। फिर आता है त्रिभाषा सूत्र का आशय क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है।
तो उसके आधार पर क्या होता है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक माना गया है। प्रथम भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, जिसके अंदर हम मारवाड़ी बोल ले सकते हैं। दूसरी द्वितीय भाषा जो कि हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक राज्य की परिस्थिति के अनुसार होती है, ठीक है। तीसरा है तृतीय भाषा, जो कि हिंदी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जो कि दक्षिण भारतीय भाषा के रूप में मानी जाती है। और इसका मूल उद्देश्य यह था कि छात्र अपनी मातृभाषा में बौद्धिक विकास करें, साथ ही राष्ट्रीय संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा का विज्ञान प्राप्त कर सके। फिर आता है त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य क्या है, तो ये छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य लिखिए। तो इसके अंदर आपको राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, भाषाई विविधता में समन्वय स्थापित करना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहित करना, हिंदी को राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना, या अंग्रेजी के माध्यम से वैश्विक ज्ञान से जुड़ाव बनाए रखना, विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ये सब इसके उद्देश्य माने जाते हैं। फिर आता है त्रिभाषा सूत्र के गुण। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना, यानी त्रिभाषा सूत्र विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने में सहायक है। जब विद्यार्थी या अभ्यर्थी अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो वे अन्य राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को समझते हैं, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। दूसरा पॉइंट है मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन। तो मातृभाषा में शिक्षा समर्थन कैसे, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में अधिक प्रभावी होती है। यह सूत्र मातृभाषा को प्राथमिकता देता है, जिससे विद्यार्थियों का बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास सहज रूप से माना जाता है। बहुभाषिता का विकास करते हैं, तो इस नीति से छात्रों में बहुभाषिक दक्षता विकसित होती है। बहुभाषिक व्यक्ति अधिक संप्रेषणीय, अनुकूलशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी माना जाता है। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक समन्वय, यानी एक से अधिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान और समझ विकसित करता है। यह भारत की विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। अगला 5वां पॉइंट है वैश्विक अवसरों का विस्तार करना, यानी अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में शामिल करने से छात्र अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से जुड़ सकते हैं। इससे उच्च शिक्षा और रोजगार में अवसर बढ़ते जाते हैं। छठा पॉइंट है भाषा संतुलन, यानी यही सूत्र हिंदी और अद्वितीय हिंदी राज्यों के बीच भाषा संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है और हिंदी भाषी छात्रों को भी अन्य भारतीय भाषाएं सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अगला पॉइंट आपके लिए त्रिभाषा सूत्र के दोष क्या है, तो पहला है व्यवहारिक कठिनाई, यानी कई राज्यों में 3 भाषाओं को प्रभावी रूप से बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं है। संसाधनों की कमी के कारण ये नीति व्यवहार में पूर्णतः लागू नहीं हो पाती। दूसरा असमान क्रियान्वयन, यानी हिंदी भाषी राज्यों में प्राय दक्षिण भारतीय भाषाओं को गंभीरता से नहीं पढ़ा जाता, जबकि हिंदी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य बनाया जाता है। इससे संतुलन भंग होता है और नीति का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ, यानी 3 भाषाओं का अध्ययन छोटे बच्चों के लिए कभी कभी मानसिक दबाव उत्पन्न करता है, विशेषकर जब पाठ्यक्रम पहले से ही विस्तृत या लंबा माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए चौथा पॉइंट है राजनीतिक विवाद, यानी भाषा भारत में संवेदनशील विषय, विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण को लेकर समय समय पर विरोध देखा गया और ये नीति कई बार राजनीतिक बहस का विषय बन चुकी है। अगला अंग्रेजी का वर्चस्व है, तो व्यवहार में अंग्रेजी का महत्व इतना बढ़ गया कि अन्य भाषाएं गौण होती है, यानी छोटी मानी जाती है। अभिभावक और विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता देते हैं, जिससे मातृभाषा का महत्व कम हो जाता है। अगला छठा पॉइंट है गुणवत्ता की समस्या, यानी 3 भाषाएं पढ़ाने के बावजूद विद्यार्थियों में किसी भी भाषा में उच्च दक्षता विकसित नहीं हो पाती। कई बार केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए औपचारिक अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, तो त्रिभाषा सूत्र का मूल उद्देश्य अत्यंत आदर्शवादी और राष्ट्रहित में था। ये भारतीय लोकतंत्र और बहुलतावादी की भावना को सुदृढ़ करना है, किंतु इसकी सफलता मुख्यतः इसके समान और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर मानी जाती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा, समाज एवं पहचान के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए, मौखिक और लिखित भाषा के उपयोगों की तुलना कीजिए। यह भी क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाषा मानव जीवन का आधारभूत साधन है, ये केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि विचार, संस्कृति, परंपरा और पहचान की वाहक भी मानी जाती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभव, भावना और विचारों को व्यक्त करता है। ये सब हमने देख लिया। बात करते हैं भाषा और समाज का संबंध क्या है। छोटा वाला क्वेश्चन, लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांस है कि भाषा और समाज का संबंध किस प्रकार है, इसको समझाइए। तो भाषा और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है, यानी समाज भाषा को जन्म देता है और भाषा समाज को संरचना एवं स्थायित्व प्रदान करती है। तो सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब क्या है, तो भाषा समाज की संरचना वर्ग, जाति, लिंग या पेशे को दर्शाती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति भारत में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली आदि भाषाएं विभिन्न सामाजिक समूह की पहचान को व्यक्त करती है। भाषा का चयन व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को संकेत भी करती है। संस्कृति का संरक्षण, यानी भाषा के माध्यम से लोक कथाएं, कहावतें, गीत, साहित्य एवं परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होती रहती है। जैसे रामचरितमानस भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त करती है, जो कि आपको पता है संस्कृत भाषा के अंदर, अवधी भाषा के अंदर मानी जाती है।
तीसरा पॉइंट है सामाजिक एकता और समरसता। तो एक समान भाषा समाज में एकता की भावना को बढ़ावा देती है। उदाहरण के रूप में भारत में भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जो विभिन्न राज्यों के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम यानी भाषा सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी है। इन साहित्य और मीडिया के माध्यम से समाज में नई चेतना और विचारधारा विकसित होती है। जैसे महात्मा गांधी ने सरल हिंदी और गुजराती भाषा का प्रयोग कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। अगला पॉइंट है भाषा और पहचान का संबंध। तो भाषा व्यक्ति की पहचान आइडेंटिटी का महत्वपूर्ण आधार है। व्यक्ति किस भाषा का प्रयोग करता है, इससे उनकी सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और सामाजिक पहचान स्पष्ट होती है। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत पहचान, यानी व्यक्ति की मातृभाषा उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ी होती है। मातृभाषा में व्यक्ति स्वयं को अधिक सहजता से व्यक्त करता है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक पहचान, यानी भाषा संस्कृति की आत्मा है। उदाहरण के लिए फ्रांस में फ्रेंच भाषा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उसी प्रकार भारत में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। सामूहिक पहचान यानी किसी विशेष भाषा का प्रयोग किसी समूह से जुड़ाव को दर्शाता है। जैसे उर्दू भाषा मुस्लिम संस्कृति से, संस्कृत प्राचीन भारतीय परंपरा से तथा अंग्रेजी आधुनिकता से और वैश्वीकरण से जुड़ी मानी जाती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है भाषा विविधता और बहुभाषिकता। तो आज के वैश्विक युग में बहुभाषिकता पहचान का नया आयाम प्रस्तुत करती है। व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञान रखकर बहुसांस्कृतिक समाज का हिस्सा बनता है। समाज और पहचान का पहचान कैसे है, यानी समाज और पहचान का संबंध क्या है? तो समाज व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है। परिवार, विद्यालय, समुदाय, राष्ट्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। भाषा इस पहचान को व्यक्त करने का प्रमुख साधन बनती है। सामाजिक वर्ग, लिंग, धर्म और पेशा व्यक्ति की सामाजिक पहचान को प्रभावित करते हैं। विद्यालय में प्रयुक्त भाषा विद्यार्थियों की आत्म छवि को प्रभावित करती है। यदि किसी छात्र की मातृभाषा को महत्व नहीं दिया जाता तो उसकी पहचान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार भाषा समाज और पहचान की एक त्रिकोण की भांति परस्पर जुड़े हुए हैं, जो कि अभिव्यक्ति और पहचान भाषा के माध्यम से निर्मित होती है। फिर अगला आप तुलना कर लेना इसको कि मौखिक एवं लिखित भाषा के उपयोग की तुलना क्या है। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो कि बोलकर बोली जाती है, जो कि तत्काल प्रतिक्रिया संभव है, लचीली और स्वाभाविक होती है। भाव भंगिमा, हाव भाव, इस तरह का प्रयोग, अनौपचारिकता अधिक होती है इसके अंदर। उपयोग इसका दैनिक आप बातचीत करते हैं, कक्षा शिक्षण हो गया, भाषण हो गया, संवाद हो गया, लोकगीत कथाएं। उदाहरण के रूप में हरिवंश राय बच्चन की कविताएं जब मंच पर सुनाई देती है तो मौखिक श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालती है। तो अभी तक अगर आपने पीडीएफ लेनी है तो आपको भी पता है कि जो पीछे 3 पेपर हो चुके हैं उनके अंदर 80 से 90% तक क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से और क्लासेज के माध्यम से पूछे गए हैं। तो आप इस पेपर को भी और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इस क्लास को देखकर आप पीडीएफ नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं ताकि आपके नंबर अच्छे बने। आप इन पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको भी पता है कि क्लास के अंदर क्या होता है, टाइम को देखकर, समय को ध्यान में रखते हुए पूरा थोड़ा सा कवर नहीं करवा सकते। पर्सन को थोड़ा काट काट कर या बीच में से थोड़ा सा कट करके या उसको कम पर्सन के माध्यम से आपको थोड़ा सा कवर करवाते हैं। बाकी पीडीएफ के अंदर क्या होता है, पेपर के अंदर आने वाले पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करवाए गए। नेक्स्ट आपके लिए लिखित भाषा क्या है? तो लिखित भाषा वे होती है जो लिखित व्यक्त की जाती है। स्थायी स्वरूप, औपचारिकता अधिक है, व्याकरण और संरचना का ध्यान है, प्रामाणिकता है। पुस्तकें, पत्र, समाचार पत्र, परीक्षा, इस तरह सरकारी दस्तावेज, साहित्य रचना, ये सब इसके अंदर देखी जाती है। इसका लाभ क्या है? एक तो दीर्घकालिक संरक्षण है, सटीकता है, स्पष्टता है, व्यापारिक प्रचार है। सीमाओं की बात करें तो तत्कालिक प्रतिक्रिया का अभाव है, लेखन कौशल की आवश्यकता है, भाव भंगिमा का अभाव इसके अंदर देखा जाता है। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, भाषा को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम सिद्ध कीजिए। कक्षा शिक्षण में भाषा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो भाषा मानव जीवन की आधारशिला है। मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव, ज्ञान एवं संस्कृति का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। यदि भाषा नहीं होती तो समाज का निर्माण संभव होता, तो न ही शिक्षा का विकास। इस प्रकार भाषा केवल लिखने बोलने का साधन नहीं है, बल्कि संप्रेषण का माध्यम भी मानी जाती है। इसको स्पष्ट प्रभाव करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो भाषा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भाषा पर आधारित मानी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है भाषा संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है, यानी संप्रेषण का अर्थ है संदेश का प्रेषण और उसका सही अर्थ में ग्रहण करना। जब प्रेषक अपने विचारों को किसी भी माध्यम से व्यक्त करता है, प्राप्त करता है, रिसीवर उसे समझ लेता है, तब संप्रेषण पूर्ण माना जाता है। इस प्रक्रिया में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। पहला पॉइंट है विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी भाषा मनुष्य को अपने विचारों को स्पष्ट, केंद्रबद्ध, क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए अरस्तु ने भाषा को मनुष्य की विशिष्ट पहचान बताया था। मनुष्य अपने चिंतन को शब्दों के माध्यम से व्यवस्थित करता है। यदि भाषा सुस्पष्ट और सुव्यवस्थित हो तो संप्रेषण अधिक प्रभावी माना जाता है। दूसरा पॉइंट है भावनाओं का आदान प्रदान। तो भाषा केवल बौद्धिक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का प्रेम साधन भी मानी जाती है। प्रेम, सहानुभूति, क्रोध, उत्साह आदि भावनाएं भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है। इसी कारण सामाजिक संबंधों की नींव पर
टिकी रहती है। ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण, तो भाषा के माध्यम से ज्ञान का संचित भंडार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। साहित्य, इतिहास, विज्ञान और दर्शन की परंपराएं भाषा के कारण ही सुरक्षित रहती है। उदाहरण स्वरूप रामचरितमानस जैसी कृतियां भारतीय संस्कृति और आदर्शों का संरक्षण रहती है। यदि भाषा नहीं होती है तो वे सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित नहीं रह पाती। विद्यार्थियों, सामाजिक संरक्षण के आधार की अगर बात करें तो समाज में नियम, परंपराएं, कानून और मूल्य भाषा के माध्यम से स्थापित और संप्रेषित होते हैं। भाषा सामाजिकता, एकता और सहयोग को बढ़ावा देती है, बल्कि विभिन्न समुदायों और राष्ट्रों के बीच संवाद स्थापित करने का भी काम करती है। बहुआयामी स्वरूप भाषा मौखिक, लिखित तथा सांस्कृतिक सांकेतिक रूपों में प्रयुक्त होती है। आधुनिक युग में डिजिटल माध्यमों के कारण भाषा का दायरा और भी विस्तृत हो गया। सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन शिक्षा आदि में भाषा संप्रेषण आधार है। यानी जैसे अगर मैं आपको अभी विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं तो किसके माध्यम से? ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। आप क्या करें? संप्रेषण का काम कर रहे हैं, ये सुनने का काम कर रहे हैं आप, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, आप रिसीवर का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा संप्रेषण का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम है, क्योंकि ये विचारों, भावनाओं और ज्ञान और संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम मानी जाती है। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए क्वेश्चन संख्या 5, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक भाषा का विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा मानव विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावना, इच्छा और अनुभव व्यक्त करता है और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी करता है। बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक भाषा का विकास एक निरंतर, क्रमिक और बहुआयामी प्रक्रिया है। ये केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि ध्वनि, अर्थ, शब्दार्थ, वाक्य रचना, प्रयोग तथा संप्रेषण कौशल का समृद्ध विकास माना जाता है। भाषा विकास जैविक परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंत्यक्रिया तथा सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित माना जाता है। अगला पॉइंट आपके लिए, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक भाषा विकास की प्रक्रिया। तो विद्यार्थियों, भाषा विकास को सामान्यतः विभिन्न आयामों में या अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर शैशवावस्था, पूर्व प्राथमिक अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था। प्रत्येक अवस्था में भाषा की प्रकृति और जटिलता में परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था की, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, यानी ये भाषा विकास की प्रारंभिक और आधारभूत अवस्था है। पूर्व भाषिक अवस्था जो कि 0 से 6 माह तक होती है। नवजात शिशु रोने, मुस्कुराने, किलकारी भरने जैसी ध्वनियों द्वारा संप्रेषण करता है। 2 से 3 माह में कूइंग तथा 4 से 6 माह में बबलिंग आरंभ होती है। शिशु अपने आसपास की ध्वनियों का नकल करने लगता है। एक शब्द अवस्था जो कि 12 से 18 महीने होती है, यानी लगभग 1 वर्ष की आयु में शिशु पहला अर्थपूर्ण शब्द बोलने लगता है। विद्यार्थियों, एक शब्द से पूरा वाक्य व्यक्त किया जाता है। जैसे माँ का अर्थ माँ मुझे उठाओ, वो भी सकता है। शब्दावली धीरे धीरे बढ़ती है। इस अवस्था में भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास में गहराई से जुड़ा होता है। जैसे जैसे शिशु वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्टिव परमानेंस समझता है, वैसे वैसे शब्दों का अर्थ भी समझने लगता है। पूर्व प्राथमिक अवस्थाओं की बात करें तो भाषा 2 वर्ष की आयु में 2 शब्दीय वाक्य माँ पानी बनने लगता है। 3 से 4 में व्याकरणिक रचना होती है। शब्दावली में तीव्र वृद्धि आ जाती है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति आ जाती है कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है। इस अवस्था में भाषा विकास कल्पनाशीलता और सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित करती है। बच्चा खेल, कहानी और संवाद के माध्यम से भाषा का प्रयोग करने लग जाता है। विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है मध्य बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है, यानी विद्यालय जीवन प्रारंभ होने के साथ भाषा में औपचारिक आती है। पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित होती है। शब्द भंडार उल्लेखनीय वृद्धि होती है। व्याकरणिक शुद्धता में सुधार होता है। मुहावरों, लोकोक्तियों तथा रूपकों की समझ विकसित मानी जाती है। फिर अगला आपके लिए चौथा पॉइंट है किशोर अवस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष होता है, यानी किशोर अवस्था में भाषा अधिक परिपक्व और विश्लेषणात्मक होती है। अमूर्त चिंतन के कारण दार्शनिक एवं वैचारिक भाषा का प्रयोग संभव होता है। तर्क, वितर्क, बहस, विचार, अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होती है। इस अवस्था में भाषा पहचान, आत्म पहचान और व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम बनती है। अगला 5वां पॉइंट है प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष के बाद में माना जाता है, यानी इस अवस्था में भाषा का विकास अनुभव और सामाजिक अनुभूतियों के अनुसार परिष्कृत होता है। पेशेवर भाषा का विकास होता है। शब्दावली और अभिव्यक्ति में परिपक्वता आती है। संप्रेषण में स्पष्टता, संतुलन और प्रभावशीलता देखने को मिलती है। हालांकि वृद्धावस्था में कभी कभी स्मृति क्षीण होने से भाषा प्रवाह में कमी आ सकती है, फिर भी अनुभवजन्य ज्ञान भाषा को समृद्ध बनाए रखता है। विद्यार्थियों, भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांतों की संक्षिप्त झलक अगर देखें तो भाषा विकास को समझाने के लिए कुछ मनोविज्ञान सिद्धांत ये सबसे पहला आता है अनुकरण एवं अधिगम सिद्धांत, बिहेवियरिज्म, यानी भाषा अनुकरण और प्रोत्साहन से सीखी जाती है। जन्मजात सिद्धांत, जो कि नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक सिद्धांत से विकास से जोड़ा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें तो ले बाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंत्यक्रिया भाषा विकास का मूल आधार मानी जाती है। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से?
पहला आता है जैविक एवं आनुवांशिक कारक। इसके अंदर मस्तिष्क की संरचना, परिपक्वता, श्रवण शक्ति और वाक अंगों की कार्य क्षमता होती है। वंशानुगत विशेषताएं होती है। यदि बच्चे में श्रवण दोष या न्यूरोलॉजिकल समस्या हो तो भाषा विकास प्रभावित हो सकता है। दूसरा प्रश्न है या पॉइंट है, संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि, स्मृति, चिंतन क्षमता भाषा अधिगम को प्रभावित करती है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले बच्चे भाषा को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए पारिवारिक वातावरण। तो पारिवारिक वातावरण के अंदर माता पिता की शिक्षा भी, भाषा शैली, घर में समाज का स्तर, कहानी, पुस्तक, वार्तालाप, जिन बच्चों को समृद्ध भाषाई वातावरण मिलते हैं उनका शब्द भंडार अधिक होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हो गए, इसके अंदर बाद में विद्यालय वातावरण हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, मीडिया एवं तकनीकी प्रभाव हो गया, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कारक भी इसके अंदर माने जाते हैं। तो निष्कर्ष आप इसका तो देख लेना। अगला प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौन पठन एवं तीव्र पठन में अंतर स्पष्ट करो। समाचार पत्र, पत्रिका एवं पुस्तकों के अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता बताइए। तो मौन पठन भाषा अधिगम का अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। शिक्षा के क्षेत्र में पठन के माध्यम से ज्ञान का अर्जन, विचारों का विस्तार तथा बौद्धिक विकास संभव माना जाता है। विद्यालय शिक्षा में विभिन्न प्रकार के पठन विधानों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से मौन पठन और तीव्र पठन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये दोनों पठन विधियां उद्देश्य, गति, प्रक्रिया और परिणाम की दृष्टि से विभिन्न है, परंतु दोनों का अपना अपना शैक्षिक महत्व है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास में अत्यंत सहायक मानी जाती है। पहला पॉइंट है मौन पठन, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का अर्थ क्या होता है? तो मौन पठन से अभिप्राय उस पठन से है जिसमें विद्यार्थी बिना उच्चारण किए मन ही मन पढ़ता है, जिसमें शब्दों का उच्चारण नहीं होता, केवल नेत्रों और मस्तिष्क की सहायता से अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, छोटा वाला। मौन पठन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। तो मौन पठन की विशेषताओं की बात करें, एक तो उच्चारण का अभाव होता है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है, समझ पर बल दिया जाता है, अभिव्यक्ति प्रक्रिया होती है, व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, समय की बचत होती है। ठीक है, फिर मौन पठन के उद्देश्य क्या है? तो विषय की गहराई से समझ विकसित करना, आत्म अध्ययन की आदत डालना, आत्म अध्ययन की आदत डालना और एकाग्रता एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, परीक्षा की तैयारी में सहायक बनना। ठीक है, अगला पॉइंट आपके लिए तीव्र पठन क्या है? रैपिड रीडिंग का अर्थ होता है, तो तीव्र पठन से आशय उस पठन से है जिसमें विद्यार्थी का कम समय में अधिक सामग्री पढ़ने का प्रयास करता है। जैसे मैं अभी तीव्र पठन कर रहा हूं ना, कि आपको कम समय में के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो तीव्र पठन से मतलब है जिसमें विद्यार्थी कम समय में अधिक सामग्री पढ़ने का प्रयास करता है। इसमें मुख्य विचारों, तथ्यों और आवश्यक सूचनाओं को शीघ्रता से ग्रहण किया जाता है। फिर आता है तीव्र पठन की विशेषताएं। तो इसके अंदर अधिक गति, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान, समय प्रबंधन, स्कैनिंग और स्किमिंग तकनीक, व्यवहारिक उपयोगिता, ये सब देखने को मिलती है। फिर आता है तीव्र पठन के उद्देश्य, तो कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना, मुख्य विचारों को शीघ्र ग्रहण करना, अध्ययन में दक्षता, प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचाना। तो आप इसका सारणी को अच्छे से देख लेना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने वाली। ठीक है, फिर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों के अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता, ये आप इसको अच्छे से पीडीएफ पढ़ते रहना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7, भारत को बहुभाषिक देश सिद्ध कीजिए। बहुभाषिकता की विशेषता एवं चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो भारत विश्व के उन देशों में से जहां भाषाई विविधता अत्यंत समृद्ध, जटिल और ऐतिहासिक रूप से विकसित रूप से विद्यमान है। यहाँ भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संबंधों, ज्ञान परंपरा तथा राष्ट्रीय एकता का आधार मानी जाती है। भारत को बहुभाषिक देश सिद्ध करने के लिए उसके संवैधानिक प्रावधानों, भाषाई परिवारों, जनगणना के आंकड़ों, शैक्षिक नीतियों तथा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की भाषाओं की भूमिका का विश्लेषण आवश्यक है। साथ ही बहुभाषिकता की विशेषताओं और उसे उत्पन्न चुनौतियों का संतुलन अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो पहला पॉइंट है भारत को बहुभाषिक देश सिद्ध करने के आधार क्या है? तो पहला पॉइंट है भाषाओं की विशाल संख्या, यानी भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां प्रचलित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 19,500 से अधिक मातृभाषाएं, उपभाषाएं दर्ज की गई, जिसमें 121 भाषाएं 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। और ये आंकड़ा स्वयं सिद्ध करता है कि भारत भाषाई विविधता से परिपूर्ण है। संवैधानिक मान्यताओं की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि तथा अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसके अंदर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली। ये छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं कौन कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, ओडिया आदि प्रमुख मानी जाती है। और ये संवैधानिक समस्या या व्यवस्था भारत की
पर बहुभाषिक प्रकृति को औपचारिक रूप से स्वीकार करती है। अगला पॉइंट आपके लिए कि विभिन्न भाषा परिवारों की उपस्थिति क्या है। तो भारत में मुख्यतः 4 प्रमुख भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला इंडो आर्यन भाषा परिवार, जिसके अंदर हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, जिसके अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, जिसके अंदर संथाली, मुंडारी आदि। और चौथा है तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषाएं देखने को मिलती है। इस प्रकार परिवारों की संरचना, व्याकरण, उच्चारण और शब्दावली में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जो भारत की भाषाई विविधता को स्पष्ट करती है। क्षेत्रीय विविधताओं की बात करें तो भारत में प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा प्रमुख है। उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। इसके अतिरिक्त एक ही राज्य में कई बोलियां और उपभाषाएं बोली जाती है। राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी आदि बोलियां इसका उदाहरण मानी जाती है। तो शिक्षा और प्रशासन में बहुभाषिकता, यानी भारत में त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को 3 भाषाएं सीखने का अवसर दिया गया। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अन्य भारतीय भाषा और अंग्रेजी, ये सब देखने को मिलती है। और नीति भारत की बहुभाषिकता को सुदृढ़ बनाए रखती है। अगला है सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि। इसके अंदर आपको भारत की प्रत्येक भाषा का अपना स्वतंत्र साहित्य, लोक कथाएं या महाकाव्य, गीत, संगीत और नाट्य परंपराएं। उदाहरण स्वरूप हिंदी साहित्य में तुलसीदास, प्रेमचंद, तमिल साहित्य में तिरुवल्लुर, बंगाली साहित्य में रविंद्रनाथ ठाकुर आदि महान साहित्यकार हुए। ये विविध साहित्य परंपरा भारत को बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट आप पीडीएफ के अंदर पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 8, द्विभाषिकता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए, इसके शैक्षिक प्रभावों का विवेचन कीजिए। तो आप सभी को पता है कि आप सभी बीएड कर रहे हैं और बीएड के आप फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय के, आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको भी पता है कि बहुत विद्यार्थी पहली क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, यानी जो 3 पेपर हो चुके हैं और आपका ये जो चौथा पेपर होने वाला है, आप खुद को पता है कि इस क्लासों के माध्यम से आपको कितने % हेल्प हुई है और आपको कितना बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आपने तैयारी कर रखी होगी 1 वीक के माध्यम से, कहीं बुक्स के माध्यम से, या आपने देख रखा होगा। आपको नहीं पता कितने क्वेश्चन आए, बाकी आपको ये पता जरूर है कि इस क्लास के माध्यम से मैं खुद बता सकता हूं कि आपके लिए 70 से 80% या 80 से 90% क्वेश्चन आपको इस क्लासों के माध्यम से, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से मिले। तो आप उनका धन्यवाद करने के लिए बस इतना सपोर्ट कर दीजिए कि क्लास के अंदर कमेंट कर दीजिए, बस आप कहाँ से क्लास देख रहे हैं और आप क्लास को लाइक कर दीजिए। मैं मानूंगा कि मेरे बीएड के विद्यार्थी आज मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले सेमेस्टर के अंदर उनके लिए बहुत से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तैयार करना है, ताकि जिस प्रकार आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ, आपका सेकेंड सेमेस्टर क्लियर हो, आपका एमए के एग्जाम अच्छे हो। बाकी भी आपके कोई भाई बंधु है बीए कर रहे हैं या एमए के विद्यार्थी, उनको भी शेयर कीजिए, ताकि हमारा नाम नहीं हो बल्कि आपका अच्छा नाम हो। क्योंकि नाम, जब हमारा काम अच्छा होगा तो नाम अपने आप हो जाएगा। MGSU SP क्लासेज आपके लिए हमेशा खड़े रहेगा, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करता रहेगा। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। बस हमारा यही आपसे निवेदन है, क्योंकि आपका अच्छा प्रयास और आपके लिए अच्छी शिक्षा बीएड के विद्यार्थियों के लिए या कोई भी विद्यार्थी, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो द्विभाषिकता का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति 2 भाषाओं का ज्ञान रखता हो तथा उनका प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में द्विभाषिकता का एक सामान्य और आवश्यक सामाजिक शैक्षिक वास्तविकता बन चुकी है। विशेषकर भारत जैसे बहुभाषी देश में विद्यार्थियों का यह 2 अधिक भाषाओं में परिचित होना सामान्य बात है। विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा के साथ साथ राज्य भाषा या अंग्रेजी भाषा का अध्ययन विद्यार्थियों को द्विभाषिक बनाता है। द्विभाषिकता का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट था द्विभाषिकता की अवधारणा। इसके अंदर द्विभाषिकता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति 2 भाषाओं को समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम होता है। यह क्षमता समान स्तर की भी हो सकती है और असमान स्तर भी हो सकती है। प्रमुख मनोविज्ञानी और शिक्षाविदों ने द्विभाषिकता के महत्व पर बल दिया है। उदाहरण के लिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना, जबकि ले वाइगोत्स्की ने भाषा को विचार और अधिगम का प्रमुख साधन माना। इन सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भाषा का विकास सीधे रूप से बौद्धिक विकास और शैक्षिक उपलब्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। दूसरा पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धि की संकल्पना, यानी शैक्षिक उपलब्धि से आशय विद्यार्थी द्वारा शिक्षा के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों, ज्ञान, कौशल तथा व्यवहारिक दक्षताओं से होता है। ये केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें समझ, विश्लेषण, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता पर भी सम्मिलित होती है। अगला पॉइंट है द्विभाषिकता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध। पहला पॉइंट है
संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि यानी द्विभाषिक विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक लचीलापन अधिक पाया जाता है। वे दो भाषाओं के बीच स्विच करने की क्षमता रखते हैं, जिससे उनकी ध्यान नियंत्रण और समस्या समाधान क्षमता बेहतर होती है। अनेक शोधों में सिद्ध हुआ कि द्विभाषिक विद्यार्थी एक भाषिक विद्यार्थियों की तुलना में विश्लेषणात्मक कार्यों में अधिक सफल होते हैं। स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता में सुधार, तो दो भाषाओं का प्रयोग मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है, इसमें कार्य शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। भाषाई दक्षता का विस्तार, तो द्विभाषिकता से शब्दावली का विस्तार होता है। एक भाषा की समझ दूसरी भाषा के अधिगम में सहायक होती है। इससे भाषा विषयों में नहीं बल्कि अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान में भी उपलब्धि बढ़ती है। सांस्कृतिक जागरूकता की बात करें तो द्विभाषिक विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होते हैं। इससे उनकी सामाजिक समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, जो समूह कार्य एवं सहकार्य अधिगम में सहायक होती है। प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ शोध ये मानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षाओं में द्विभाषिक विद्यार्थियों को शब्दावली या व्याकरण संबंधी कठिनाई हो सकती है, विशेषकर जब विद्यालय की भाषा उनकी मातृभाषा से भिन्न हो। यदि उचित मार्गदर्शन नहीं मिले तो वह शैक्षिक उपलब्धि को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए द्विभाषिता के प्रकार और उसका प्रभाव। तो समान द्विभाषिता, जब दोनों भाषाओं में समान दक्षता हो ऐसे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्यतः उच्च होती है। प्रमुख द्विभाषिता यानी एक भाषा में अधिक दक्षता और दूसरी में कम होती है। समर्थ की बात करें तो दूसरी भाषा सीखने से पहली भाषा कमजोर नहीं होती। यह स्थिति शैक्षिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगला पॉइंट है हास्यात्मक यानी द्विभाषा यानी दूसरी भाषा के प्रभाव से पहली भाषा कमजोर पड़ती है और जिसमें आत्मविश्वास और उपलब्धि पर विशेष नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुभाषिता को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। शिक्षक की भूमिका विशेष रूप से बताइए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीधे। प्रश्न संख्या 10, कक्षा कक्ष में भाषा एवं अंत्यक्रिया की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक भाषण, व्याख्यान एवं वाद विवाद की शैक्षिक उपयोगिता बताइए। तो कक्षा कक्ष में भाषा एवं अंत्यक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल आधार है। भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि ज्ञान के निर्माण, सामाजिक संबंधों के विकास और अभिव्यक्ति के निर्माण का सशक्त उपकरण मानी जाती है। शिक्षा शास्त्रियों जैसे लेव विगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर ने भाषाओं और सामाजिक अंत्यक्रिया को संज्ञानात्मक विकास का आधार माना है और उसके अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक समाज के माध्यम से होता है। अतः कक्षा में भाषा और अंत्यक्रिया का महत्व अत्यंत व्यापक माना जाता है। पहला पॉइंट है कक्षा कक्ष में भाषा की भूमिका। तो ज्ञान के संप्रेषण का माध्यम यानी शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण भाषा के माध्यम से संभव होता है। स्पष्ट, सरल और प्रभावी भाषा छात्रों को विषय को समझने में सहायक मानी जाती है। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास का साधन यानी भाषा के माध्यम से छात्र प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। इससे उनके सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, कक्षा में संवाद, सहयोग, सहभागिता में छात्रों की आत्मविश्वास बढ़ता है, सहानुभूति बढ़ती है और विकास भी होता है। संस्कृति का समाज की बात करें तो भाषा के माध्यम से समाज की परंपराएं, मूल्य एवं मान्यताएं छात्रों तक पहुंचती है। अगला पॉइंट है मूल्य निर्माण। तो शिक्षक की भाषा छात्रों के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सकारात्मक एवं प्रेरणादायक भाषा छात्रों को नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करती है। अगला पॉइंट है कक्षा कक्ष में अंत्यक्रिया की भूमिका। तो अंत्यक्रिया की भूमिका यानी इंटरेक्शन क्या होता है। तो अंत्यक्रिया का समर्थ है शिक्षक और विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान। ये केवल प्रश्न उत्तर तक सीमित नहीं है बल्कि सामूहिक गतिविधियों, चर्चाओं, सहयोगात्मक अधिगम को सम्मिलित करता है। सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन देना यानी अंत्यक्रियात्मक कक्षा में छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं करते बल्कि सक्रिय भागीदारी करते हैं। जिज्ञासा एवं चिंतन का विकास यानी प्रश्न पूछने, उत्तर देने से छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। प्रतिपुष्टि का अवसर। तो अंत्यक्रिया के माध्यम से शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि छात्र विषय को किस स्तर तक समझ पाते हैं। अगला है सहयोगात्मक अधिगम यानी समूह चर्चा एवं सहपाठी अधिगम से पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है। कक्षा वातावरण में सुधार यानी स्वस्थ संवाद कक्षा को जीवंत और प्रेरक बनाता है। इस प्रकार भाषा और अंत्यक्रिया कक्षा को एक गतिशील अधिगम समुदाय लर्निंग कम्युनिटी में परिवर्तित करती है। सार्वजनिक भाषण, व्याख्यान एवं वाद विवाद की शैक्षिक उपयोगिता, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। तो सार्वजनिक भाषण क्या होता है यानी पब्लिक स्पीकिंग। सार्वजनिक भाषण की उपयोगिता, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, भाषा दक्षता का विकास होता है, नेतृत्व गुणों का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। ये सब देखने को मिलता है। अगर बात करें व्याख्यान की, लेक्चर की बात करें, लेक्चर मेथड की, तो व्याख्यान पद्धति में शिक्षक विषय को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है जिसके अंदर आपको विस्तृत विषय वस्तु का संप्रेषण, संगठित ज्ञान प्रस्तुति, विशेषज्ञ ज्ञान का लाभ उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। हालांकि यदि व्याख्यान में अंत्यक्रिया का अभाव हो तो छात्र निष्क्रिय हो सकते हैं, इसलिए आधुनिक शिक्षा में व्याख्यान को प्रश्नोत्तर एवं चर्चा के साथ जोड़ा जाता है। अगला है डिबेट यानी वाद विवाद। तो वाद विवाद की उपयोगिता है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है,
तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, भाषाई एवं अभिव्यक्ति कौशल होता है, निर्णय क्षमता का विकास भी देखने को मिलता है। तो वाद विवाद कक्षा को सक्रिय, रोचक एवं विरोध विचार उत्तेजक बनाता है। ठीक है, अगला निष्कर्ष आप इसका पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कक्षा में, भाषा संबंधी त्रुटियों के प्रकार बताइए तथा त्रुटि संशोधन की प्रभावी विधियों का वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन अभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां स्वाभाविक एवं अनिवार्य होती है। त्रुटियां अधिगम की प्रगति का संकेत भी करती है, क्योंकि वह बताती है कि शिक्षार्थी भाषा के नियमों को समझने और लागू करने का प्रयास कर रहा है। अंततः त्रुटियों को केवल कमी या दोष न मानकर अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग समझना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें त्रुटियों के प्रकार की, तो सबसे पहले आता है ध्वन्यात्मक त्रुटियां कौन सी होती है। तो जब विद्यार्थी शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाता, ध्वनियों का सही प्रयोग नहीं करता है, तो उसे ध्वन्यात्मक त्रुटि कहते हैं। उदाहरण के रूप में क्ष को कसे बोलना, श्रय को सर बोलना, अर्थात दीर्घ स्वर का हर्षों का अंतर नहीं करना आदि इन त्रुटियों का कारण मातृभाषा का प्रभाव, अभ्यास की कमी या ध्वनि ज्ञान का अभाव देखने को मिलता है। दूसरा, वर्तनी संबंधी त्रुटियां, यानी लेखन में शब्दों की शुद्ध वर्तनी में लिख पाना वर्तनी त्रुटि कहलाती है। जैसे कृतज्ञ को कृतज्ञ, आवश्यक को आवश्यक लिखना। ये त्रुटियां प्राय उच्चारण और वर्तनी के अंतर, नियमों की जानकारी की कमी या ध्यानाभाव के कारण मानी जाती है। तीसरा, व्याकरणिक त्रुटियां, यानी वाक्य निर्माण में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का गलत प्रयोग व्याकरणिक त्रुटि है। जैसे राम बाजार गई, तो लिंग त्रुटि आ गई ना, ये वचन त्रुटि हो गई, वे जाता है, वे जाता है, ये वे जाते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर और राम बाजार गया था, तो व्याकरणिक नियमों की अधूरी समझ या मातृभाषा के प्रभाव से भी देशी त्रुटियां देखने को मिलती है। अगला आता है चौथा, शब्दार्थ त्रुटि। तो जब विद्यार्थी शब्द का अर्थ कर ठीक से समझे बिना प्रयोग करता है, तो अर्थ संबंधी त्रुटि होती है। वह बहुत कंजूस है के स्थान पर वह बहुत मितव्य है, इसका भ्रमित प्रयोग हो गया। शब्द भंडार की कमी और संदर्भ के समझ का अभाव इसका कारण मानी जाती है। नेक्स्ट, वाक्य संरचना संबंधी त्रुटियां। इसके अंदर आपको शब्दों का क्रम गलत होना या वाक्य की संरचना दोषपूर्ण होना। जैसे मैं स्कूल कल जाऊंगा, तो मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये होता है। ठीक है, इसके स्थान पर मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो ये त्रुटि भाषा के नियमों और वाक्य विन्यास की जानकारी के अभाव में देखने को मिलती है। विराम चिन्ह संबंधी त्रुटियां, यानी लेखन में पूर्ण विराम आ गया, अल्प विराम, प्रश्न विराम चिन्ह आदि का गलत प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में राम ने कहा चलो घर चलें, उदाहरण के रूप में उद्धरण चिन्ह का उद्भव है। और अगला पॉइंट आता है 7 नंबर, शैलीगत त्रुटियां। इसके अंदर भाषा का प्रयोग संदर्भानुकूल न होना शैलीगत त्रुटि है। जैसे औपचारिक पत्र में अत्यधिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना, भाषा की सामाजिक संस्कृति समझ के अभाव से त्रुटि करना। अंतर्भाषीय त्रुटियां, यानी जब विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के नियमों की दूसरी भाषा पर लागू कर देता है। जैसे हिंदी भाषी विद्यार्थी अंग्रेजी में ही इज गोइंग टू मार्केट के स्थान पर ही गोइंग मार्केट कहना, ये मातृभाषा के प्रभाव के कारण गलत होती है। अंतःभाषी त्रुटियां, जब विद्यार्थी शिक्षक के नियमों का अंत्य सामान्यीकरण कर लेता है। जब ऐसे अंग्रेजी में GOED गो का पास्ट टेंस लिखना, यह भाषा के नियमों की अधूरी समझ के कारण माना जाता है विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 12, विशेष भाषा का अर्थ स्पष्ट करो। सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित की भाषा की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करा। यह भी क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस क्लास के अंदर या PDF के माध्यम। अगला प्रश्न है, भाषा ध्वनियों की संकल्पना स्पष्ट करो। ध्वनि त्रुटियों की पहचान की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो भाषा मानव संप्रेषण का सबसे प्रभावी माध्यम है। भाषा का मूल आधार ध्वनि है और ध्वनियों की व्यवस्थित इकाइयों को ध्वनिम कहा जाता है। किसी भी भाषा की संरचना, उच्चारण, अर्थ और संप्रेषण की स्पष्टता ध्वनियों पर निर्भर करती है। यदि ध्वनियों का सही उच्चारण न हो तो अर्थ बदल सकता है, तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः भाषा अधिगम में ध्वनियों की समझ और ध्वनि त्रुटियों की पहचान अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो भाषा ध्वनियों की संकल्पना, ध्वनि का अर्थ क्या होता है। ध्वनि में भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जो अर्थ में भेद उत्पन्न करती है और ये स्वयं में अर्थहीन हो सकती है, किंतु शब्दों में प्रयुक्त होने पर अर्थ बदल सकता है। जैसे कल और फल में का और फे का दोनों भिन्न ध्वनि में जो शब्द का अर्थ बदल रहते हैं। घर और गौर में घ और गे का अंतर अर्थ में परिवर्तित करता है। इससे स्पष्ट है कि ध्वनि अंतर में परिवर्तित होती है। तो जिस विद्यार्थी ने PDF नहीं ली है, आप इसके माध्यम से मैसेज करें। नाम मात्र प्राइज है ओनली फॉर, आपको 40 से 45 रुपये में एक सब्जेक्ट की PDF मिल जाती है, जो कि आपकी परीक्षा के वेद दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है।
ध्वनिम की विशेष परिभाषाओं की बात करें तो भाषा विज्ञान कहते हैं कि ध्वनिम भाषा की वह न्यूनतम ध्वनि कही है जो अर्थ में भेद उत्पन्न करती है, और अन्य शब्दों में कहते हैं तो ध्वनिम वह अमूर्त ध्वनि है जो अनेक उच्चारण रूपों में प्रकट हो सकती है। ध्वनिम और वर्ण का अंतर, ध्वनिम ध्वनि की मानसिक अमूर्ति कही है जबकि वर्ण उसका लिखित रूप है। उदाहरण के रूप में हिंदी में के का एक वर्ण है जब उसका उच्चारण विभिन्न ध्वनियों में थोड़ा बदल सकता है। ध्वनिम के प्रकार, स्वर ध्वनिम जिसके उच्चारण में वायु का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता जैसे ए आ ई उ, और व्यंजन ध्वनिम जिसके कारण उच्चारण में वायु का मार्ग आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध होता है जैसे क ख ग ग च, ये सब होता है। ठीक है। अर्ध स्वर एवं अर्ध ध्वनिया जैसे यर लव, न्यूनतम युग, दो ऐसे शब्द जिनमें केवल एक ध्वनिम का अंतर हो, अर्थ बदल जाए जैसे न्यूनतम युगम कहते हैं। जैसे तल दल, कम गम, बात रात, ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि ध्वनिम अर्थ निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्वनिम का महत्व तो सही उच्चारण में सहायक होना, अर्थ की स्पष्टता बनाए रखना, भाषा अधिगम की आधारशिला, वाचन और लेखन और कौशल का विकास होना, भाषाई शुद्धता और संप्रेषणता का शुद्धता निश्चित करना विद्यार्थियों। अगला है ध्वनि त्रुटियां। जब विद्यार्थी किसी ध्वनि का सही उच्चारण नहीं कर पाता, उसे बदल सकता है तो वह क्या करता है, जोड़ देता है, या इस ध्वनि त्रुटि कहते हैं। ध्वनि त्रुटियों के प्रकार, पहला विलोपन, प्रकारों के नाम याद जरूर करना। पहला विलोपन, किसी ध्वनि को छोड़ देना, उदाहरण के रूप में स्कूल को कूल कहना। प्रतिस्थापन, एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी ध्वनि का प्रयोग, जैसे रोटी को लोती कहना। विकृति, ध्वनि का स्पष्ट या बिगड़ा हुआ उच्चारण होता है। चौथा संयोग और अनावश्यक ध्वनि जोड़ देना, जैसे राम को रामा कहना, राम को क्या कहना, रामा कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक अंग एवं ध्वनि उत्पादन तंत्र का वर्णन करो, ध्वनि उच्चारण की प्रक्रिया को आरेख सहित समझाइए। तो भाषा मानव संप्रेषण का प्रमुख साधन है, उसका आधार ध्वनि है, ध्वनि के बिना बालों की, ये सब आप देख लेना। ठीक है। बात करते हैं सीधा वाक अंगों का कार्य मुख्य 3 चरणों में होता है। पहला श्वसन, दूसरा ध्वनि निर्माण, तीसरा उच्चारण या अनुवाद। ठीक है। तो बात करते हैं वाक अंगों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं श्वसन तंत्र की। तो ये ध्वनि उत्पादन की आधारशिला है, इसमें मुख्यतः निम्न अंग होते हैं। पहले फेफड़े, लंग्स, श्वास नली, तीसरा डायफ्राम। तो कार्य, फेफड़े वायु को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने वाली वायु को ध्वनि निर्माण का मूल स्रोत है। यदि वायु प्रवाह न हो तो ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। अगला स्वर तंत्र, ये कंठ में स्वर स्थिर होता है, ये मुख्य अंग माने जाते हैं, जिसके अंदर कंठ, स्वरयंत्र एवं स्वतंतु कंठनाल पाए जाते हैं। कार्य इसका, जब फेफड़ों से निकली वायु स्वर तंतुओं में टकराती है तो एक कंपन करने लगती है। इसी कंपन से स्वरयुक्त ध्वनियां उत्पन्न होती है, जैसे ग, ज, द आदि मानी जाती है। यदि स्वर तंतु अलग अलग रहे और कंपन न करे तो अस्वर युक्त ध्वनियां उत्पन्न होती है, जैसे क, च, त, ये सब देखने को मिलती है। अगला आता है उच्चारण तंत्र। तो जीवा सबसे सक्रिय भाग अंग होता है, अग्रभाग होता है, मध्य भाग, पश्च भाग मानी जाती है। दूसरा तालु, कठोर तालु, कोमल तालु होते हैं। दांत हो गए, ओष्ठ हो गए, और इसके बाद नासिका हो गई। तो ये अंग वायु प्रवाह को विभिन्न स्थानों पर रोककर, मोड़कर व संकुचित करके अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके उदाहरण की बात करें तो ओष्ठीय ध्वनि, जिसके अंदर प, फ या प, ब, म दोनों होठों से होती है। दंतीय ध्वनि जो कि ते, थे। तालव्य ध्वनि च, जे, और मूर्धन्य ध्वनि टे, ठे, जीवा का ऊपरी भाग देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है ध्वनि उत्पादन तंत्र। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, श्वसन ध्यान रखना है। ठीक है। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन की सबसे पहले व्यक्ति श्वास लेता है, श्वास छोड़ते समय फेफड़ों से वायु ऊपर की ओर श्वास नली में लेकर कंठ तक पहुंचती है, और ये वायु ध्वनि निर्माण की मूल शक्ति माना जाता है। दूसरा है स्वर निर्माण, यानी जब वायु कंठ में इस तरह स्वर तंतुओं में गुजरती है, यदि स्वर तंतु कंपन करते हैं, यदि कंपन नहीं करते तो अस्वरयुक्त ध्वनि मानी जाती है। उच्चारण की बात करें तो स्वर तंतुओं से उत्पन्न मूल ध्वनि ऊपर मुंह या नासिका गुहा में पहुंचती है, और यह जीवा, तालु, दांत और होठ मिलकर ध्वनि को विशिष्ट रूप प्रदान कर सकते हैं। तो फिर बात है ध्वनि उच्चारण की प्रक्रिया की बात करें तो फेफड़ों में वायु भारी हो जाता है, भरी जाती है। श्वास छोड़ते समय वायु ऊपर की ओर उठती है। वायु स्वर तंतुओं को टकरा कर कंपन उत्पन्न करती है। कंपन से मूल ध्वनि उत्पन्न होती है, और जीवा, तालु, डाक, होठ आदि ध्वनि को आकार प्रदान करते हैं विद्यार्थियों। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, उच्चारण दोषों के प्रकार बताइए तथा उसके उपचारात्मक उपाय विस्तार से लिखिए, शिक्षक की भूमिका भी बताइए। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लेना। उच्चारण दोषों के प्रकार, पहला था ध्वनि उच्चारण दोष, जिसके अंदर पर शेष से का गलत उच्चारण होना, स्वर और व्यंजन दोष हो गया।
तालु एवं औष्ठ दोष हो गया, ये सब लय और स्वर दोष हो गया, गति एवं बला का दोष हो गया, क्षेत्रीय भाषा दोष हो गया, मनोवैज्ञानिक दोष हो गया, शारीरिक दोष हो गया। फिर आता है उच्चारण दोष के प्रकार, शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, शैक्षिक कारण, भाषाई कारण, ये सब आते हैं इसके अंदर। तो उच्चारण दोषों के उपचारात्मक उपाय होते हैं ध्वन्यात्मक अभ्यास, स्वरण प्रशिक्षण या भाषा प्रयोग का वातावरण, जीव एवं मुख अभ्यास, वाचन अभ्यास, खेल आधारित भाषा शिक्षण, कविता एवं कहानी विधि, सुधारात्मक प्रतिक्रिया, तकनीक साधनों का उपयोग होना, व्यक्तिगत ध्यान देना, भाषण एवं वाद विवाद गतिविधियां। और शिक्षक की अगर भूमिका की बात करें तो आदर्श उच्चारण प्रस्तुत करना, निदानात्मक भूमिका होना, मार्गदर्शन की भूमिका होना, प्रेरक भूमिका होना। और इसके बाद पॉइंट आपके लिए है अभ्यास प्रदान करना, मनोवैज्ञानिक सहायता, शैक्षिक सामग्री का चयन करना, मूल्यांकन कार्य करना, कक्षा वातावरण निर्माण करना। और उच्चारण दोष में आते हैं सुधार, आधुनिक शिक्षण जिसके अंदर भाषा लैब का प्रयोग, डिजिटल शिक्षण सामग्री, स्मार्ट क्लास का उपयोग इसके अंदर भी शामिल किया जाता है विद्यार्थियों। तो ये थे आपके लिए बड़े वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सीधे छोटे वाले क्वेश्चन की ओर। भाषा की संकल्पना क्या है? तो भाषा ध्वनि एवं प्रतीकों की एक व्यवस्थित प्रणाली जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भाव, अनुभव व्यक्त करता है। भाषा की दो विशेषताएं, भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणाली है, ये संप्रेषण का माध्यम है। मौखिक एवं लिखित भाषा में एक अंतर बताओ। तो मौखिक भाषा तत्कालिक एवं सर्वी होती है, जबकि लिखित भाषा स्थायी एवं दर्शी रूप में संरक्षित होती है। त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार विद्यार्थी को मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है त्रिभाषा का गुण बताइए। तो राष्ट्रीय एकता और भाषा संतुलन को बढ़ावा देता है। भाषा और पहचान का संबंध स्पष्ट करो। भाषा व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक पृष्ठभूमि, समूह सदस्यता को प्रकट करती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर बताओ। तो भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम औपचारिक एवं शिक्षण आधारित प्रक्रिया है। भाषा संप्रेषण का माध्यम क्या है? तो भाषा विचारों, सूचना एवं भावनाओं को आदान प्रदान का साधन है, जैसे सामाजिक संपर्क स्थापित होता है। भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है? बाल्यावस्था का पूर्व भाषिक चरण, ये सब देखने को मिलता है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक बताओ। पारिवारिक वातावरण या भाषा प्रकार को प्रभावित करता है। मौन पठन, बिना उच्चारण किए गए मन में पढ़ने की प्रक्रिया को मौन पठन कहते हैं। तीव्र पठन, कम समय में मुख्य विचारों को समझना, जैसे अभी आप समझ रहे हो। और समाचार पत्र पढ़ने का एक शैक्षिक लाभ बताओ। सामान्य ज्ञान एवं भाषा दक्षता में वृद्धि होती है। पठन कौशल के दो प्रकार, मौन पठन और वाचन कौशल। बहुभाषिकता क्या है? एक व्यक्ति या समाज द्वारा एक से अधिक अनेक भाषाओं का उपयोग करना बहुभाषिकता कहलाता है। भारत को बहुभाषिक देश क्यों कहा जाता है? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। द्विभाषिकता हो गया, बहुभाषिकता के लाभ बता दिया, भाषिता की चुनौती हो गई, शैक्षिक उपलब्धि पर द्विभाषिकता का प्रभाव बताओ। तो ये विद्यार्थियों के समझ एवं अभिव्यक्ति का साधन को बढ़ावा देती है। बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने का एक उपाय लिखो। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना इसका माना जाता है। विद्यार्थियों, कक्षा अंत्यक्रिया क्या है? ये सब भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से देख लेना। बाकी आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है, हाँ, लघुतरात्मक क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो ये आपके लिए लघुतरात्मक क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप अच्छे से याद कर देना, जो कि पेपर में आने वाले हैं, बस आपको सरल भाषा के अंदर याद करवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय भाषा नीति एवं का शैक्षिक परीक्षा में विश्लेषण कीजिए। फिर आपके लिए तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, इसके अंदर भाषा, समाज एवं पहचान के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करो। चौथा क्वेश्चन आपके लिए इसी के अंदर भाषा को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम सिद्ध करो तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक भाषा विकास की प्रक्रिया का वर्णन करो। अगला आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला 6 नंबर, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है मौन पठन एवं तीव्र पठन में अंतर स्पष्ट करना है, शैक्षिक महत्व का वर्णन करना है विद्यार्थियों। इसके अंदर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बहुभाषिक देश सिद्ध करो और बहुभाषिता को विशेषताओं का वर्णन करो। अगर इसके बाद में आपको मैंने आर पॉइंट याद करवा दिया, बाकी आपको पीडीएफ लेने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सके। द्विभाषिता और शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध स्पष्ट करो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता एवं उपायों का वर्णन कीजिए। उसके बाद लास्ट आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है कि कक्ष में भाषा एवं अंत्यक्रिया की पहचान या भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी इसको जमकर अपने एक एक विद्यार्थी को शेयर कर दीजिए क्लास को, और हर विद्यार्थी को यही बोले कि आप सर की क्लास को लाइक कीजिए। और बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपका अंतिम क्लास है,
और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है आपके लिए। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपका ये पेपर 100% अच्छा हो, आपके कोई भी 1% भी आपको तकलीफ नहीं देखनी पड़े। और मेरी यही आपके लिए मेहनत और आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है ताकि आपका पेपर 100% हो और आपको पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको पीडीएफ के लिए या टेलीग्राम चैनल के लिए आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आगे के सेमेस्टर या और कोई भी अपडेट्स आपके लिए एजुकेशन संबंधित आपके लिए उसके लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट्स मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कमेंट पिन किया हुआ है, यहाँ पर आपको कमेंट लगाया हुआ है, आप वहाँ से सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक के माध्यम से सीधे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। बाकी आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।